हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स में नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एसी, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है और कैसे जनरेट होता है ये अपन पिछले चैप्टर के लास्ट टॉपिक में पढ़ चुके हैं। एसी जनरेटर अपन ने पढ़ा था। एसी जनरेटर से जो अपन को करंट मिला था उसका अपन ने ग्राफ बनाया था। तो वो ग्राफ ऐसा था। तो तुम्हें दिख रहा है कि ये जो करंट है ये आधी साइकिल में पॉजिटिव है, बाकी हाफ साइकिल में अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। हमने पढ़ा था जनरेटर में हाफ साइकिल में B1 से B2, तो सेकेंड हाफ साइकिल में ब्रश B2 से B1 जा रहा था करंट। तो ऐसा करंट जो हर हाफ साइकिल में अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है, साथ ही साथ उसकी वैल्यू लगातार बदलती रहती है। जैसे अपन यहाँ पे टाइम एक्सिस पे आगे की तरफ गए तो तुम देखो करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, कांस्टेंट नहीं है, ये लगातार बदल रहा है। मैक्सिमम तक पहुंचा, फिर उसके बाद डिक्रीज हुआ, फिर उसके बाद मैक्सिमम तक पहुंचा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, फिर उसके बाद डिक्रीज हुआ। तो ऐसा करंट जो कंटिन्यूअसली चेंज होता है और जो पीरियोडिकली अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है, ऐसे करंट को अपन बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन अपन क्या कह सकते हैं? दैट करंट which changes its direction, periodically मतलब बराबर इंटरवल के बाद। जैसे ये हाफ साइकिल फिर हाफ साइकिल, अगली बार आधी हाफ साइकिल में फिर ऊपर की तरफ जाएगा, पॉजिटिव साइड जाएगा। चेंजेस इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली एंड वेरीज इन मैग्नीट्यूड विथ टाइम। लगातार समय के साथ उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बदलता रहता है। कम से ज्यादा हुआ, ज्यादा से कम हुआ, तो लगातार बदल रहा है। इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट। ये होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। इसकी इक्वेशन जो है वो अपन ने डिराइव करी थी पिछली क्लास में। E इक्वल टू होता है E0 साइन ओमेगा टी। ये होता है ऑल्टरनेटिंग EMF। करंट के फॉर्म में लिखोगे तो I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। ये होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। ये करंट की इक्वेशन होती है और जो ऊपर मैंने बताई वो ऑल्टरनेटिंग EMF की इक्वेशन होती है। आगे इतना समझ में? ये होता है अपना ऑल्टरनेटिंग करंट। अब बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसी से रिलेटेड, वो देखते हैं अपन। ये है एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। इट इज दैट स्टेडी करंट मतलब जो कांस्टेंट होता है, बदलता नहीं है। इट इज दैट स्टेडी करंट which passes the same amount of charge in the same time as is passed by AC, मतलब alternating current in its half cycle in the same circuit। इसका मतलब बताता हूं। देखो बच्चों, ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ अपन ने देखा, वो ऐसा होता है। हाफ साइकिल पॉजिटिव, हाफ साइकिल नेगेटिव। अब यदि मान लो अपन एवरेज निकालें, कंप्लीट साइकिल, ये 0 से t की कंप्लीट साइकिल, इसमें यदि मैं एवरेज करंट निकाल, तो एवरेज क्या होता है? जैसे x और y का एवरेज निकालना है तो दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। ऐसे यदि तुम ये वाले और ये वाले करंट को ऐड करोगे एवरेज निकालने के लिए, तो तुम्हें दिख रहा है ये जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है।
तो कंप्लीट साइकिल में यदि एवरेज वैल्यू निकालोगे तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो एवरेज वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, इसलिए अपन एसी की एक कंप्लीट साइकिल में उसकी एवरेज वैल्यू नहीं निकालते। यदि अपन सिर्फ हाफ साइकिल ने 0 से t/2, तो तुम देख सकते हो ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। यदि ये एक ही डायरेक्शन में, इसका मतलब अब यदि मैं एवरेज निकालूंगा तो वो 0 नहीं आएगा, क्योंकि सारे करंट्स पॉजिटिव हैं। तो इसलिए जब अपन एवरेज वैल्यू निकालते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट की, तो कंप्लीट साइकिल में ना निकालकर हाफ साइकिल में निकालते हैं। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया कि अपन को हाफ साइकिल लेना। अब एवरेज वैल्यू की डेफिनेशन जो मैंने बताई उसका मतलब बताता हूं। सपोज अपन ने ये ऑल्टरनेटिंग करंट पास करा किसी सर्किट में हाफ साइकिल के लिए। हाफ साइकिल मतलब 0 से t/2 के लिए। उस सर्किट में जब अपन ने ये ऑल्टरनेटिंग करंट पास करा, तब अपन ऐसा सर्किट बना लें, ये रेजिस्टेंस लगा दिया हमने ये ऑल्टरनेटिंग करंट पास कर दिया इस सर्किट में। इस ऑल्टरनेटिंग करंट को पास करके जो चार्ज मिला, हमें पता करंट पास करेंगे तो चार्ज जाएगा इसमें से, तो 0 से t/2 टाइम में ऑल्टरनेटिंग करंट पास करने पर जो सर्किट में चार्ज फ्लो करता है, मान लो वो Q है। ऑल्टरनेटिंग करंट का सिंबल ये होता है। अब अपन को क्या करना है, उसी सर्किट में उतने ही टाइम के लिए स्टेडी करंट पास करना। स्टेडी करंट ऐसा करंट, ये जो कांस्टेंट रहता है, इसकी वैल्यू बदलती नहीं, सेम सर्किट में पास करना। तो सेम सर्किट अपन ने बनाया, इस बार हमें स्टेडी करंट पास करना है। स्टेडी करंट किससे मिलेगा? बैटरी से। जैसे ये बैटरी होगी, इससे लगातार कांस्टेंट करंट जा रहा है। तो ये जो कांस्टेंट करंट अपन ने इसमें पास किया उतने ही टाइम के लिए, 0 से t/2 टाइम के लिए, यदि उसमें भी जो चार्ज फ्लो हुआ वो Q है, तो जितना स्टेडी करंट अपन ने इसमें पास किया उसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट की एवरेज या मीन वैल्यू। ये जो स्टेडी करंट अपन ने पास किया, मान लो वो मीन वैल्यू है, उसको हमने IM या I एवरेज से डिनोट किया। ठीक है, एक बार फिर से बताता हूं। एक बार अपन ने ऑल्टरनेटिंग करंट को पास करा एक सर्किट में हाफ साइकिल के लिए, 0 से t/2 टाइम के लिए। तो ऑल्टरनेटिंग करंट ने उस सर्किट में जितना चार्ज पास किया वो Q है। जब करंट पास करोगे सर्किट में तो उसकी वजह से इसमें चार्ज फ्लो करेगा, वो चार्ज मान लिया Q है। अब उसी सर्किट में उतनी देर के लिए अपन ने एक स्टेडी करंट, कांस्टेंट करंट पास करा, और उस करंट ने भी यदि चार्ज उतना ही फ्लो कराया सर्किट में जितना कि ऑल्टरनेटिंग करंट ने कराया था। तो यदि दोनों केस का चार्ज सेम है, तो जितना स्टेडी करंट अपन ने पास किया यहां पर, उसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट की मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू। आगे समझ में? ये जो स्टेडी करंट अपन पास कर रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू। IM से इसको अपन ने डिनोट कर। ठीक है, तो ये तो बच्चों इसकी डेफिनेशन होगी। अब इसका फॉर्मूला अपन को डिराइव करना है, इसकी वैल्यू डिराइव करनी है। अब वो करते हैं। सपोज ये अपन ने ऑल्टरनेटिंग करंट लिया, टाइम लेना है हमें 0 से t/2, हाफ साइकिल के लिए करना है। तुम्हें दिख रहा है कि टाइम के साथ लगातार करंट चेंज होता है। अपन यहां से यहां तक भी गए तो भी करंट की वैल्यू चेंज होगी, करंट लगातार बदलता है। मान लिया अपन ने कि एक छोटा सा टाइम इंटरवल है dt, जिसमें करंट की वैल्यू बहुत थोड़ी सी बदली। जैसे पहले 10 थी, उसके बाद 10.001 हो गई, मतलब बहुत कम चेंज आया, बहुत स्लाइट चेंज आया। तो मान लिया अपन ने कि फॉर इंटरवल dt करंट इज कांस्टेंट। करंट इज कांस्टेंट, करंट रहता नहीं है कांस्टेंट, लेकिन अपन ने इंटरवल ही इतना छोटा लिया है 0.001 सेकेंड का कि करंट में ज्यादा चेंज नहीं हो पाया। तो उस छोटे से इंटरवल में अपन ने करंट को कांस्टेंट मान लिया। वो जो कांस्टेंट करंट छोटे से इंटरवल का है, उसको मान लिया अपन ने Q।
अब करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो जो टाइम इंटरवल है वो तो अपन ने dt माना है, बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल। अब यदि टाइम इंटरवल बहुत छोटा सा है तो उसमें से जो चार्ज पास करेगा वो भी बहुत छोटा होगा, उसको अपन ने मान लिया dq। तो I हो गया dq बाय dt। यहां से अपन dq की वैल्यू निकालें तो dq हो जाएगा I dt। बट अब I क्या है अपना, ऑल्टरनेटिंग करंट है। ऑल्टरनेटिंग करंट अपन जानते हैं I नॉट साइन ओमेगा टी होती है इसकी इक्वेशन। जैसे ऑल्टरनेटिंग EMF होता है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसकी वैल्यू अपन ने यहां रख दी। तो dq इक्वल टू हो गया I नॉट साइन ओमेगा टी dt, ऐसा आ गया। ये वो चार्ज हो गया dq जो एक छोटे से टाइम इंटरवल dt में ऑल्टरनेटिंग करंट ने पास किया है किसी सर्किट में। लेकिन मुझे वो चार्ज चाहिए जो 0 से t/2 पूरी हाफ साइकिल में पास होता है। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो टोटल चार्ज निकालने के लिए इसका इंटीग्रेशन, लिमिट 0 से t/2, ये I नॉट साइन ओमेगा टी dt, ये ऐसे ही है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। I नॉट कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लिया। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ टी। टी का कोफिशिएंट है ओमेगा, ओमेगा से डिवाइड, लिमिट 0 से t/2। तो ये अपन ने इंटीग्रेशन तो कर लिया। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो Q हो गया I नॉट, ये माइनस बाहर निकाल लेता हूं, माइनस I नॉट, ये ओमेगा बाहर निकाल लेता हूं अपॉन ओमेगा। यहां इस t की जगह पर लिमिट रखिए t/2 cos ओमेगा t/2 माइनस, हमेशा माइनस ही करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब t की जगह 0 रखेंगे तो cos 0, ठीक है। तो क्या किया मैंने, माइनस बाहर निकाल लिया, ओमेगा बाहर निकाल लिया, इसमें लिमिट रखी, t की जगह एक बार t/2 एक बार 0, ये आ गया। Q इक्वल टू माइनस I नॉट बाय ओमेगा कॉस, अब ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा हम जानते हैं रोटेशनल मोशन पे पड़ा है, ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी, इसको ओमेगा की जगह रखा, 2 पाई बाय टी इंटू में t/2 है, ये ऐसे ही रहा, माइनस कॉस 0 1 हो गया, ये 2 से ये 2 कट गया, t से ये t कट गया, तो Q आ गया माइनस I नॉट बाय ओमेगा, ये हो गया cos पाई, cos पाई मतलब cos 180, cos 180 माइनस 1 होता है, ये वाला एक माइनस 1 पहले से ही। अब ये -1 और ये -1 हो जाएगा -2, वो -2 का माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो Q की वैल्यू आ गई 2I नॉट बाय ओमेगा। ये बच्चों चार्ज निकला है। कौन सा चार्ज हुआ ये वो चार्ज हुआ जो ऑल्टरनेटिंग करंट ने पास करा हाफ साइकिल में। हमने इंटरवल लिया था 0 से t/2, मतलब हाफ साइकिल में ऑल्टरनेटिंग करंट किसी सर्किट में जितना चार्ज पास करता है वो मैंने इतना निकाल लिया। इतना आ गया समझ में? तो बच्चों अभी अपन ने ऑल्टरनेटिंग करंट ने हाफ साइकिल 0 से t/2 टाइम में जितना चार्ज पास किया था वो निकाल लिया। अब अपन लेते हैं स्टेडी करंट। ये ऑल्टरनेटिंग करंट था जिसकी वैल्यू लगातार बदल रही थी। अब ये है स्टेडी करंट जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है। उतना ही टाइम लिया जितना टाइम इसमें लिया था 0 से t/2। उतने टाइम में
ये करंट किसी सर्किट में जितना चार्ज पास कर रहा है उसको अपन ने Q माना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन में अपन ने क्या पढ़ा था कि दोनों करंट सेम चार्ज पास करते हैं सेम टाइम में। तो इसका चार्ज कितना था हाफ साइकिल में, वो हमने ये निकाल लिया था। ये कितना पास कर रहा है चार्ज, उसको भी अपन ने उतना ही चार्ज माना है, Q। अब इसमें लगाते हैं करंट का फॉर्मूला। करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जब ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए अपन ने ये फॉर्मूला लगाया था तो हमने उसको लिखा था dq/dt, ऐसा। क्यों? क्योंकि उसमें जो करंट है वो टाइम के साथ लगातार बदलता रहता है। तो अपन ने एक बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल लिया था dt, जिसमें अपन ने करंट को कांस्टेंट माना था। पर यहाँ जो स्टेडी करंट है वो तो तुम देख रहे हो लगातार कांस्टेंट बना हुआ है, वो तो वेरी करता नहीं है, तो इसलिए उसमें अपन को dq/dt लेने की जरूरत नहीं है, उसमें सिर्फ q/t लेंगे। अब ये जो स्टेडी करंट अपन पास करते हैं उसको अपन बोलते हैं मीन या एवरेज वैल्यू। तो I को लिखा अपन ने Im। चार्ज वही है, दोनों में सेम ही है, तो अपॉन टाइम T/2। यहां पर ऐसी कोई लिमिट नहीं है, तो टाइम 0 से T/2, जैसे 5 सेकेंड है तो 5, 0 to 5 सेकेंड मतलब 5 सेकेंड, वो रख दिया अपन। 2 पर चले जाएगा, तो Im की वैल्यू आ गई 2q/t, ये Im आ गया। अब जैसे मैंने बोला चार्ज तो दोनों केस का सेम है, तो जो स्टेडी करंट का चार्ज है वही अल्टरनेटिंग करंट वाला चार्ज है, तो वो जो Q की वैल्यू थी उसको अब मैं यहाँ पे रख सकता हूँ क्योंकि चार्ज सेम है। तो उस वैल्यू को मैं यहाँ डाल देता हूँ, ये हो जाएगा 2/t इंटू Q। Q की जगह रखा 2I0/ω, ऐसा रख दिया। तो Im हो गया 4I0/t इंटू ओमेगा। अब ओमेगा तुम जानते हो 2π/t होता है, उसकी जगह रखा 2π/t, t से t कट गया, 2 से 4 कट गया, तो Im की वैल्यू आ गई 2I0/π। पाई तुम जानते हो 22/7, वो रख देता हूं, ये 2 ये 22, 7 ऊपर I0, ये 2 से कट जाएगा 11 टाइम्स, तो Im आ गया 7/11 I0। ये जो 7/11 है इसको यदि तुम डिवाइड करोगे तो ये आता है 0.637 I0। तो Im आ गया 0.637 I0। एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू आई थी पाई रखने से पहले, ये दो वैल्यूज तुम्हें इसकी याद रखनी है। तो ये होता है मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। गॉट इट? अब बच्चों अगली वैल्यू है, जैसे अपन ने मीन या एवरेज वैल्यू देखी थी, अब है वर्चुअल वैल्यू या आरएमएस वैल्यू। आरएमएस का फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर। फिर से बताता हूं, रूट मीन स्क्वायर। तो आरएमएस वैल्यू मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। इट इज दैट स्टेडी करंट which produces the same amount of heat in a circuit as is produced by alternating current in the same time in the same circuit। मतलब जैसे पिछली बार अपन ने किया था, एक बार अपन ने ऑल्टरनेटिंग करंट पास करा था एसी की हाफ साइकिल के लिए, एक बार अपन ने स्टेडी करंट पास करा था एसी के हाफ साइकिल के लिए। दोनों में क्या सेम था? तो सेम टाइम में पास किया गया चार्ज सेम था, दोनों ने सेम चार्ज पास किया था। तो जो स्टेडी करंट की वैल्यू थी Im, उसको अपन ने बोला था मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू। वैसे यहां पर सेम टाइम है, इस बार हाफ साइकिल का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है? क्यों रिस्ट्रिक्शन नहीं है वो अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो इस बार टाइम कितना भी ले लो, पूरी साइकिल ले लो 0 से t,
या आधी साइकिल ले लो 0 से t/2, कुछ भी ले सकते हो, बस सेम टाइम लेना है। तो सेम टाइम में जो हीट प्रोड्यूस होगी वो सेम रखनी है। तो दोनों केस में टाइम सेम और हीट सेम। जब हीट सेम होगी तो स्टेडी करंट की जो वैल्यू है उसको अपन बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू। तो पहले अपन वही करेंगे, पहले एसी के लिए हीट निकालेंगे, फिर स्टेडी करंट के लिए हीट निकालेंगे, दोनों को इक्वल करके वर्चुअल या आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इस बार जैसे मैंने समझाया, एक बार अपन को ऑल्टरनेटिंग करंट पास करना है, एक बार हम ऑल्टरनेटिंग करंट पास करेंगे। टाइम जैसे मैंने बोला पूरा भी ले सकते हो, आधा भी ले सकते हो, ठीक है। मैं पूरा लूंगा 0 से t, उतना ही टाइम 0 से t के लिए अपन ने स्टेडी करंट पास करा। जब हमने ऑल्टरनेटिंग करंट पास किया उस समय जितनी सर्किट में हीट प्रोड्यूस हुई वो मान लो H है। जब हमने स्टेडी करंट पास करा उतनी टाइम के लिए उसी सर्किट में तब भी जो हीट प्रोड्यूस हुई यदि वो भी H है, सेम हीट प्रोड्यूस हो रही, तो जितना स्टेडी करंट पास करा उसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट की वर्चुअल वैल्यू IV या IRMS, IV या IRMS। इस बार जैसे मैंने बोला था हाफ साइकिल लेना जरूरी नहीं है, उसका रीजन बताता हूं। पिछली बार हाफ साइकिल क्यों ली थी? क्योंकि कंप्लीट साइकिल के लिए यदि एवरेज वैल्यू निकाल रहे थे तो आधी पॉजिटिव आधी नेगेटिव, तो एवरेज वैल्यू 0 हो रही थी। लेकिन इस बार हमें क्या निकालना है? हीट। हीट का जो फॉर्मूला है ये होता है I²RT, करंट का स्क्वायर आता है उसमें। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है इसका मतलब क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का मतलब यहां जितने करंट्स हैं, जैसे मान लो I1 पहला करंट, उसके बाद थोड़ी देर बाद वाला करंट I2 स्क्वायर, I3 स्क्वायर, डॉट 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 IN स्क्वायर, इन सब का मीन, सारे स्क्वायर्स हो गए, इन सब का मीन, ये अपन ने सबका मीन ले लिया। मीन करके रूट, ये हुआ रूट मीन स्क्वायर का मतलब, ठीक है। मतलब स्क्वायर का मीन और फिर उसका रूट, स्क्वायर का मीन और फिर उसका रूट, ये मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का। अब इसमें तुम देखो स्क्वायर आता है करंट का, तो चाहे तुम हाफ साइकिल पॉजिटिव लो, चाहे हाफ साइकिल नेगेटिव लो, या पूरी कंप्लीट साइकिल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर है तो करंट नेगेटिव भी होगा तो वो पॉजिटिव साइड चला जाता है, स्क्वायर नेगेटिव का स्क्वायर हो जाता है पॉजिटिव। तो ये अपन पूरी कंप्लीट साइकिल के लिए भी ले सकते हैं। मीन वैल्यू अपन ऐसे नहीं ले सकते थे, क्योंकि मीन में क्या होगा, आधे करंट पॉजिटिव तो आधे नेगेटिव, तो वो सब एक दूसरे को काट दे रहे थे, इसलिए अपन ने सिर्फ हाफ साइकिल ली थी। पर इसमें क्योंकि स्क्वायर होता है इसलिए इसमें अपन को जरूरी नहीं है कि हम कंप्लीट साइकिल लें, आधी साइकिल भी ले सकते हैं, कंप्लीट भी ले सकते हैं। आगे इतना समझ में कि अपन ने कंप्लीट साइकिल इसमें क्यों ली, ठीक है। हाफ साइकिल के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो मैंने हीट का फॉर्मूला बताया H = I²RT, हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे दोनों केस में हीट निकालने के लिए, और फिर उनको इक्वेट करके हम IV या IRMS की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अब अपन इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। मान लिया अपन ने कि हमने पहले सर्किट में ऑल्टरनेटिंग करंट पास किया 0 से t टाइम के लिए, उससे सर्किट में जो हीट प्रोड्यूस हुई वो अपन को कैलकुलेट करनी है। जैसे हमने I को लिखा था dQ/dt, क्योंकि करंट लगातार बदलता है ऑल्टरनेटिंग करंट टाइम के साथ, वैसे ही अपन ने इस केस में मान लिया कि एक बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल है dt, जिसमें करंट कांस्टेंट बना हुआ है, I कांस्टेंट है उस छोटे से टाइम के लिए। उस कांस्टेंट करंट को अपन ने I नाम दिया हुआ है, और उसमें जितनी हीट प्रोड्यूस हुई है उसको dH मान लिया। एक छोटा सा टाइम इंटरवल है जिसमें करंट कांस्टेंट है I, और उसमें जो हीट प्रोड्यूस हुई वो मान लिया dH। छोटा टाइम इंटरवल है तो हीट भी छोटी होगी।
अब हीट का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, ये हीट का फॉर्मूला। लेकिन अपन ने माना है कि करंट आई फ्लो कर रहा है टाइम इंटरवल dt में, तो टाइम की जगह dt ले लिया और उसमें जो हीट प्रोड्यूस हुई है उसको dH मान लिया, तो dH हुआ आई स्क्वायर आर dt। अब I की जगह पर I की वैल्यू रख देंगे अपन। हम जानते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट I होता है I नॉट साइन ओमेगा t, इसको I की जगह रखा, इसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा I नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t, ये इसका स्क्वायर हो गया, R ऐसे ही dt ऐसे ही। तो ये स्मॉल टाइम इंटरवल में जितनी हीट प्रोड्यूस हुई सर्किट में वो निकल, हमें पूरी कंप्लीट साइकिल में हीट निकालनी है। कंप्लीट साइकिल के लिए इसका इंटीग्रेशन लिमिट 0 से t, हाफ साइकिल भी ले सकते थे तो 0 से t/2 लेते, कुछ भी ले सकते थे। आई नॉट स्क्वायर r को इसके साथ लिख लिया मैंने। अब यहां बचा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर थीटा का ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 dt ऐसे। आई नॉट स्क्वायर आर कॉमन निकाल। अब ये जो आई नॉट स्क्वायर आर और ये अपॉन वाला 2, ये अपन पूरा बाहर निकाल सकते हैं, कांस्टेंट है। तो आई नॉट स्क्वायर आर बाय 2 बाहर। अब अंदर बचा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, इसका इंटीग्रेशन करना है। 1 का इंटीग्रेशन टी माइनस cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, ये हो गया 2 ओमेगा टी अपॉन टी का कोफिशिएंट 2 ओमेगा से डिवाइड कर दिया। 1 का इंटीग्रेशन हो गया t माइनस, ये अपॉन वाला 2 तो पहली बार जा चुका, cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन sin 2 ओमेगा टी अपॉन डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ t दैट इज 2 ओमेगा। यहां तक आ गए। लिमिट क्या थी, 0 से t, लिमिट हो गई 0 से t, तो h आ गया आई नॉट स्क्वायर आर बाय 2। अब लिमिट रखनी है, t की जगह एक बार अपर लिमिट दोनों में और एक बार लोअर लिमिट। अपर लिमिट रखी तो t माइनस साइन 2 ओमेगा टी बाय 2 ओमेगा माइनस लोअर लिमिट रखनी है 0। तो बच्चों तुम्हें दिख रहा है कि ये t 0 है, 0 रखने पे 0 हो जाएगा, और यहां रखूंगा तो साइन 0 इंटू ये 0, साइन 0 0, मतलब 0 रखने पे दोनों ही 0 हो रहे हैं, तो उसकी जरूरत ही नहीं है, वो पूरा 0 हो गया, उसको हटा दिया हमने। तो h आ गया आई नॉट स्क्वायर आर बाय 2 t माइनस साइन 2 इंटू ओमेगा की जगह रखा 2 पाई बाय टी, एक टी पहले से ही था अपॉन 2 ओमेगा। ओमेगा की जगह ओमेगा का फॉर्मूला तुम जानते हो 2 पाई बाय टी, वो रख दिया। टी से ये टी कट जाएगा तो h इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर बाय 2 इंटू टी माइनस, अब यहां क्या बचा, ये बचा 2 इंटू 2 पाई साइन 4 पाई और पूरे के अपॉन में है 2 ओमेगा। साइन 4 पाई मतलब साइन 720, इसकी वैल्यू होती है बच्चों 0। हर पाई के इंटरवल पे साइन की वैल्यू 0 होती है। साइन 0 0, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0, साइन 4 पाई, साइन 5 पाई, हर पाई के इंटरवल पे साइन की वैल्यू 0 होती है। तो ये 0 हो गया, तो वो भी हट गया, ये हट गया, तो यहां बचा सिर्फ t। तो h की वैल्यू आ गई आई नॉट स्क्वायर आर टी बाय 2। तो ये बच्चों हीट प्रोड्यूस्ड हो गई, वो हीट जो किसने प्रोड्यूस करी, ऑल्टरनेटिंग करंट। कितनी देर में प्रोड्यूस करी, 0 से t, मतलब t टाइम में इतनी हीट प्रोड्यूस करता है ऑल्टरनेटिंग करंट। आ गया। अब जैसे अपन ने मीन या एवरेज वैल्यू में करा था, एक बार अपन ने ऑल्टरनेटिंग करंट पास करा, एक बार स्टेडी करंट पास करा,
दोनों में उस केस में चार्ज सेम किया था, इस बार हीट सेम करनी है। तो अब अपन स्टेडी करंट पास करेंगे। ये जो स्टेडी करंट अपन पास करते हैं उसको हम बोलते हैं एसी की वर्चुअल वैल्यू या आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। पर जरूरी क्या है, दोनों में टाइम सेम होना चाहिए। उसमें 0 से t था तो इसमें भी 0 से t। उसमें हीट प्रोड्यूस्ड यदि h थी तो इसमें भी हीट प्रोड्यूस्ड h होना चाहिए, तभी अपन इस स्टेडी करंट को वर्चुअल या आरएमएस वैल्यू कह सकते हैं। अब हीट का फॉर्मूला अपन जानते हैं, हीट होता है I² RT। ऑल्टरनेटिंग करंट क्योंकि लगातार बदलता है इसलिए अपन ने उसमें एक छोटा सा टाइम इंटरवल लिया था dt, उसमें छोटी सी हीट प्रोड्यूस ली थी dh। पर स्टेडी करंट तो नहीं बदलता टाइम के साथ, लगातार कांस्टेंट रहता है, तो उसमें dt और dh लेने की जरूरत नहीं है। तो उसमें अपन सीधे ये वाले फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। हीट उतनी लेनी है जितनी इसमें थी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। हीट यदि सेम ले रहे हो तो करंट को हम लिख सकते हैं IV या IRMS, ये उसका स्क्वायर है फॉर्मूले में R, और टाइम उतना ही लेना जितना उसमें लिया था। उसमें लिया था 0 से t, इसमें भी 0 से t, मतलब t सेकेंड्स। ये हो गया। अब क्योंकि दोनों का h सेम है तो जो h की वैल्यू यहां निकाली थी वो अपन यहां रख सकते हैं। तो ये h की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं। I0² RT/2 इक्वल टू IV² RT। ये RT से ये वाला RT कट गया, इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो यहां रूट आ जाएगा। तो IV की वैल्यू आ गई I0/√2। ये फॉर्मूला होता है बच्चों वर्चुअल वैल्यू, और यदि तुम इसको सिंप्लीफाई करके डेसिमल में निकालते हो तो ये आता है 0.707 I0। वो आया था, मीन वैल्यू आई थी 0.637 I0, ये आता है 0.707 I0। अब बच्चों इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं वो बताता हूं। सपोज जैसे अपने को दे दिया कि I इक्वल टू है 10 sin 100πt, बोला है कि ये है ऑल्टरनेटिंग करंट। EMF का भी क्वेश्चन आ सकता है, I की जगह E लिख सकते हैं। अब तुमसे पूछेंगे बताओ मैक्सिमम करंट कितना है। मैक्सिमम करंट को अपन I0 बोलते हैं। बोलेंगे बताओ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को ही एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, ओमेगा से डिनोट करते हैं। बोलेंगे बताओ टाइम कितना है। बोलेंगे बताओ मीन वैल्यू, मीन या वर्चुअल वैल्यू कितनी है, IV और IM। ये सब पूछा है। प्रोसीजर आसान है, क्या करना है अपन को, जो भी गिवन इक्वेशन है इसको I0 sin ωt से कंपेयर करना है। जो साइन के सामने लिखा है वो I0 होता है। यहां साइन के सामने 10 है तो I0 की वैल्यू 10 आ गई। अब जब I0 पता चल गया तो वो I0 यदि तुम यहां रख दोगे यहां पे तो 0.707 इंटू I0 करोगे तो देखो IB मिल गया। तो IB की वैल्यू आ जाएगी 0.707 इंटू 10 मतलब 7.07। करंट है तो एम्पियर। IB आ गया। IM निकालना है, मीन वैल्यू, उसका फॉर्मूला हमने देखा 0.637 I0 होता है। I0 की जगह 10 रखा तो ये हो गया 6.37 एम्पियर। IM आ गया। अब क्या बचा, ओमेगा बचा और T बचा। साइन और T इन दोनों के जो बीच में आता है वो ओमेगा है। वैसे यहां देखो साइन और T के बीच में क्या आ रहा है 100π, वो हो गया ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 100π। अब ओमेगा होता है 2π/T। पाई से पाई कट गया, T आ जाएगा 2/100 0.02।
सेकेंड्स। टाइम आ गया। ओमेगा की यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड, ये आंसर रेडियन पर सेकेंड में है। तो देखो सब निकाल लिया अपन ने जो जो क्वेश्चन में पूछा था। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तुम्हें याद आ गया होगा ये क्वेश्चन वैसे ही है जैसे वेव्स में होते थे। पिछले साल y इक्वल टू a sin ओमेगा t वेव की इक्वेशन पढ़ी थी और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते थे। बिल्कुल वैसे ही इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट था। गॉट इट?